हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू टॉपिक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2016 और 17 में अगर हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। ऑलमोस्ट आप एवरेज 5 क्वेश्चन मान सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास आए हुए हैं। और सारे के सारे क्या है, हमारे पास बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है। और मोस्टली आपको क्या है कि स्टैटिस्टिक्स 10 से ही लग जाता है, 10 से ही। और मोस्टली सारे ऑलमोस्ट ट्यूशन या हमारे पास स्कूल पे कोई ना कहीं लगे होंगे, तो सबको जो हमारे पास सिंपल और आसान भी लगता है जो टॉपिक। लेकिन क्या है, इसमें बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल डीप में पूछी जाती है चीजें। कई बार क्या होता है, जो चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, तो 1 मार्क का हमारे पास वही चीजें पूछी जाती है मोस्टली। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और जितना भी है सारा का सारा करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स है, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, या इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो बोलते हैं हमारे पास पहले उसको लिख देते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, एवरेजेस, या एवरेज नाम दे सकते हैं। तो ये दो नाम है हमारे पास। एग्जाम में आपको हो सकता है कि नाम ही पूछ ले इसका कि अलग हमारे पास क्या नाम है, तो इसलिए इसको याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। ये दो नाम है इसके, स्टैटिस्टिक्स को इस तरह से बोलते हैं। अब इसकी आगे कैटेगरीज राइज की गई हैं। तो इसको अगर हम मेजर देखें तो इसकी 2 कैटेगरीज बनती है मेजर, जिसको आगे फिर से हमारे पास डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, 2 की वैसे 3 ही बनती है, एक हमारे पास सिलेबस में नहीं है और ना ही पूछी जाती है। चलो मैं 3 ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या है, हमारे पास 3 कैटेगरी है इसकी। सबसे पहले है मैथमेटिकल एवरेज, सबसे पहले मैथमेटिकल एवरेज है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद क्या है, हमारे पास पोजीशनल एवरेज है। दूसरी है हमारे पास पोजीशनल एवरेज। और थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है हमारे पास कमर्शियल एवरेज, कमर्शियल एवरेज। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये कमर्शियल वाली जो है हमारे पास, वो सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ना ही एग्जाम में इसके क्वेश्चन आया है, ना कि आपके सिलेबस में ये कहीं पे बताई गई है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। बाकी हमारे पास ये दोनों मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये हमने ध्यान देना है। अब मैथमेटिक की अगर बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड किया गया, जब इसको कह सकते हैं कि 3 इसकी टाइप है। तो अब सबसे पहले कड़ी है, सबसे पहली कौन सी आएगी हमारे पास, तो वो क्या है, अरिथमेटिकल मीन। फिर क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मीन। और थर्ड है हमारे पास हार्मोनिक मीन। अगर हम तीनों का कलेक्शन कर दो तो हम सीधा इसको बोल सकते हैं कि मीन। जैसे कि आपको पता है कि मीन, मीडियन, मोड आता है। अब मीन 3 टाइप्स की होती है, तो इसको मैंने लिख दिया। अदरवाइज इसको क्या बोल सकते हो, मीन ही बोल सकते हो। कि मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है हमारे पास, तो मैथमेटिकल एवरेज में मीन आता है। उसके बाद पोजिशनल एवरेज की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो क्या आता है, इसमें मीडियन आता है, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, मोड आता है। तो ये दोनों हमारे पास आते हैं। अब इसके हमने क्या करना है, सिंबल याद रखने हैं, जो कि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है इसको सिंबल को, क्योंकि एग्जाम में कुछ फॉर्मूलाज हैं वो सिंबल रिलेटेड ही होते हैं। तो वहां पे आप पूरा पूरा मीन मीडियन नहीं लिखते, वो सिंबल ही यूज होते हैं, तो इसलिए आपने सिंबल देखना है। और हो सकता है कि वो सिंबल ही पूछ ले एग्जाम में। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने क्या करना, याद रखना है। सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन को हम एक्स बार, एक्स के ऊपर बार करके इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जो कि हम बोलते हैं इसको मीन, ना कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के सिंपल मीन। अब मीन हमारे पास जो मेजर टर्म होती है उसको हम एक्स बार बोलते हैं। इसके आगे हम अगर बात करें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, तो जो हमारे पास सीक्वेंस सीरीज की हुई है ना, तो वहां पे हमने क्या किया, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों किए हुए हैं, डिटेल में किए हुए हैं। तो वहां से जाके आप देख सकते हो इसकी बाकी, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता। फिर स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन आती है। मीन का मतलब क्या होता है हमारे पास, एवरेज। तो एवरेज का अलग से फार्मूले होते हैं, वो हम जहां पे मीन वाला करेंगे, बाकी इन तीनों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिसका पार्ट होते हैं इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इधर देखो मीडियन और मोड। तो मीडियन की बात करें तो मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोड को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आपने इसके नोटेशन भी याद रखनी है। अब मैं आपको फार्मूला लिखूंगा जब, तो मैंने ये तीनों ही यूज करने हैं, तो इसलिए आपको ये पहले याद रख के चलना है, क्योंकि मैंने फिर से आपको ये पूरा को पूरा नहीं लिखना, मैंने ये नोटेशन ही यूज करनी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास प्राइमरी सी टर्म है, जो कि हमारे पास कह लो कि इसकी डेफिनेशन ही है। कुछ डेफिनेशन वो सीधी सीधी आ सकती है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ।
बाकी थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी बताना बनता है क्योंकि क्या हो जाता है एक बार सुनी हुई चीज जल्दी याद हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास डेफिनेशन, अगर हम बात करें तो डेटा। तो डेटा की हमारे पास डेफिनेशन, एक मिनट मार्कर, हाँ, तो डेटा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कह रहे इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सम सोर्सेस। क्या करते हैं हम इसको, इंफॉर्मेशन ही होती है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सम सोर्सेस, कि कहीं भी कहीं सोर्सेस से अगर हम क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डाटा बोलते हैं। इसको लिख लो, सोर्सेज इज कॉल्ड डेटा। इसको कोई डाटा भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, वैसे डेटा बोलते हैं आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जो सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो क्या है डेटा, क्या है हमारे पास, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सम सोर्सेज। अब वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो वो सोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब इसमें से जो मेजर हमारे पास होती है इसकी टाइप्स, वो यही होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो गया, टू टाइप्स की होगी। टू टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास, सोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, और सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी। अब इसकी डेफिनेशन है जो आपको डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, बाकी मैं आपको समझा देता हूं कि है क्या प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन के लिए, तो इसका हमारे पास क्या होता है, तो इट इज अ डाटा कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ओन फ्रॉम हिज प्राइमरी सोर्सेस। क्या कह रहा है हमारे पास, पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, पर्टिकुलर पर्सन, और जहां तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा, जहां किसके लिए होगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसी पर्सन के मीन्स की इंक्वायरी के लिए, या उसी पर्सन को नॉलेज लेने के लिए, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, प्राइमरी डाटा हो जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि डॉक्टर जैसे जाता है, तो पर्टिकुलर पर्सन और डॉक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, वो उससे जो भी डाटा कलेक्ट करता है, वो जहां हमारे पास क्या हो सकता है, इस तरह के डाटे को कलेक्ट करने के हमारे पास क्या होगा, जो भी उसका बाद में रिजल्ट निकालेगा, तो सारा का सारा क्या कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा ले रहा है उसका, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी, जो कि दूसरा है हमारे पास, सेकेंडरी सोर्सेज या सेकेंडरी डाटा बोल सकते हैं इसको। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है हमारे पास, तो इट इज अ कलेक्टेड बाय अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम देयर ओन यूज, बट इन्वेस्टिगेशन आल्सो गेट फ्रॉम अदर एज, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो उसकी ओन पर्सन की होती है, कि जिस पर्सन का हमारे पास, ऐसे मान लो कि मैंने वो एग्जांपल बताया कि डॉक्टर के पास कोई गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर्सन की, जिसकी भी हमारे पास पेशेंट है, उसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसी के फायदे के लिए हो रही है। ये तो है नहीं कि उसकी वो करके हमारे पास टेस्ट करके और दवाई किसी और को दे दो, मेडिसिन किसी और को दे दो, ऐसा तो है नहीं। जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसका वो डेटा ले रहा है, उसी को वो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेगा। तो वो क्या होता है हमारे पास, प्राइमरी डेटा होता है, कि जो किसी पर्सन से लेकर उसी के फायदे के लिए या उसी के नुकसान के लिए उसी के ऊपर यूज किया जाए जिस डेटे का, वो क्या होता है, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन उस डाटे का यूज होता है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है अदर पर्सन के द्वारा भी। जैसे कि आप क्राइम का ले लो, किसी एक मर्डर क्राइम के लिए हमारे पास क्या होता है, अलग अलग पर्सन को हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन वो अलग अलग पर्सन की हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो कनेक्टेड किससे होती है, जो हमारे पास, जो भी हमारे पास क्राइम किया हो उसके रिगार्डिंग। जैसे आप अभी अब चल रहा है काफी फेमस किसका है, वो वही जो चल रहा है रिया चतुर्वेदी का, सुशांत, हाँ सुशांत का चल रहा है जैसे। तो अब हमारे पास क्या है, सभी पर्सन से इंक्वायरी की जा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके सेकेंडरी डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फायदे के लिए किसके हैं, वो तो सुशांत के फायदे के लिए। तो किसी अलग पर्सन के फायदे के लिए हमारे पास किसी अलग पर्सन से, अलग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो सारा का सारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। तो आइए समझ में आ गया होगा, है तो वैसे बेसिक चीज, लेकिन डिटेल में समझा दी, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो काफी टिपिकल सी है, तो इसलिए मैंने लिखी भी नहीं है, जहां आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप याद कर लेना। लेकिन अगर समझ में आ गई होगी, क्योंकि एग्जाम में तो आपको दी होगी, तो आपने बस यही बताना है प्राइमरी सेकेंडरी है कि नहीं, ठीक। तो तब आपको आसान लगेगी, लेकिन समझने में हो सकता है मुश्किल लगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। अब हमारे पास क्या आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने किया है मैथमेटिकल एवरेज, जो कि हमारे पास कौन सी है, मीन।
अब उसके बाद पोजीशनल भी है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एवरेज जो है हमारे पास मीन, तो मीन की बात करते हैं। और मीन से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीन कौन सी एवरेज है हमारे पास, मैथमेटिकल है, पोजीशनल है, कमर्शियल है, जो कोई अलग से दे देगा, कोई भी एजुकेशनल है, ठीक है ना, कोई 4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज है, जो 1 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। तो मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, ये 3 टाइप्स की होती हैं, आपको पता है जैसे, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ भी जाए तो सिंपल सा आएगा। ये 3 टाइप्स की होती है, जैसे आपको पता है। फर्स्ट अगर हम बात करें, अब मीन, मीडियन और मोड तीनों के लिए सेम ही टाइप है। तीनों हमारे पास क्या होती है, 3 टाइप्स कौन सी होती है, इसकी पहली इंडिविजुअल होती है, दूसरी बात करें हम तो दूसरी क्या होती है हमारे पास, डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट। और थर्ड हमारे पास कौन सी होती है, तो थर्ड हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। अब ये 3 टाइप्स हमारे पास मीन की भी होती है, मीडियन की भी होती है और मोड की, तीनों की होती है। तो अगर हम बात अभी मीन की करें, तो मीन में इंडिविजुअल के लिए क्या होता है हमारे पास कि एक ही नंबर दिया होता है, एक ही नंबर में सीरीज, जैसे मान लो 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास एक ही हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज दी होगी, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल की एक ही हमारे पास लाइन में दिया हुआ। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है कि 1 5 टाइम आ रहा है, 2 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, 2 1, इस तरह से हमारे पास 2 दिए होते हैं। जब हमारे पास 2 दिए होते हैं, वो किसके लिए हो जाता है, डिस्क्रीट के लिए हो जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास इसमें क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, जो याद रखने वाली चीज है, इसमें आएगी फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड की बात करें कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस क्या होता है कि कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें क्या आते हैं, क्लास इंटरवल आते हैं, क्लास इंटरवल आते हैं, यही लिख देता हूं मैं, इसमें क्लास इंटरवल आते हैं, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से हमारे पास इंटरवल्स आते हैं। जब इंटरवल की बात आए तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी की बात आए तो डिस्क्रीट होती है, इंडिविजुअल क्या होता है अगर सिंपल सीरीज हमारे पास दी हुई है। अब इसके फार्मूले जो वो आपने याद रखनी है मेन, तो सभी के तीनों के अगर फार्मूले की बात की जाए ना, तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको इंडिविजुअल से आएगा या डिस्क्रीट से आएगा, आपको कभी भी कंटिन्यूस सीरीज से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो अगर वो आपको आ भी रहा है तो आपने देखना है आपका कि टाइम कितना हुआ, आपके पास टाइम है तो तभी उसको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो अगर भाई आता तो सबको होता है क्वेश्चन, लेकिन वो आपको टाइम वेस्ट करेगा, तो उस वक्त आपको क्या करना है, या तो उसको छोड़ देना, या आपने कोई भी आपको जो लग रहा है कि आंसर सही हो सकता है वो मार्क कर देना, उसको आपने सोल्व कभी नहीं करना अगर कंटिन्यूसली आएगा, क्योंकि वो लेंथ ही चला जाएगा क्वेश्चन। वैसे तो आया नहीं है, अगर आप एग्जाम की भी बात करें तो वहां भी कभी नहीं आया, और जितने भी और भी कोई क्वेश्चन होते हैं, जैसे और भी एग्जाम होते हैं, वहां पे भी कहीं भी कंटिन्यूस का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछते हो। लेकिन अगर हम वही बता रहे हो कि अगर आ जाए तो वो छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, इसको कभी भी ट्राई नहीं करना। तो अब बात करते हैं हमारे पास इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की अगर हम फार्मूले की बात करें तो मीन हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड में एन। अब आपको इतना तो आई थिंक पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। मान लो 1 2 3 4 5 जो हमारे पास सिंपल सीरीज ही है, तो एक्स आई का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, तो इन सभी समेशन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ अ सीरीज है, सम ऑफ अ सीक्वेंस। तो अब इस सभी का सम करेंगे डिवाइड में एम, जितने नंबर ऑफ टर्म होती हैं। जैसे हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, वही फार्मूला है जी। तो ये इंडिविजुअल के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाए तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है हमारे पास, इसमें एफ आ जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई, सीधे हमारे पास एफ आई एक्स आई डिवाइड में क्या हो गया हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई। तो जहां फिर समेशन ऑफ एफ आई को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो स्मॉल एन, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म, कैपिटल एन का मतलब कि सम ऑफ अ टर्म। जैसे मान लो जहां पे यही 1 2 3 4 5 आ गया, नीचे हमारे पास 3 2 1 2 कुछ भी लिख दो। अब इन दोनों को क्या करना हमने, मल्टीप्लाई, ये एक्स है ये एफ है। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यूज आएगी, उसका समेशन क्या होगा, एफ आई एक्स आई होता है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये इक्वल टू एन होती है, जो समेशन ऑफ एफ आई आएगा। तो इतना आई थिंक पता भी होगा सबको, तो मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं ये। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, तो मैं वहां आपको फिर क्वेश्चन के टाइम पे आपको समझा दूंगा जब एमसीक्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी के हमारे पास। अब इसके बाद मैंने कहा कि कंटिन्यूस का आपको आएगा नहीं, तो इस पे आपने ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, लेकिन इसका फार्मूला सीधे सीधा पूछा जा सकता है, तो वो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि फार्मूला भी आपको नहीं आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारे पास इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जे वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो सकती है, जे वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप सेकंड फार्मूले से आप कर सकते हो ये सारे सारे ट्राई क्वेश्चन। इसको आपने छोड़ना नहीं है। अभी आप मान के चलो, आप टाइप याद रखो क्योंकि टाइप सीधी पूछी जा सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू, इसलिए मैंने 3 लिखी है। लेकिन एग्जाम में आने वाली जो 2 ही है तो इसी को याद रखो, ज्यादा बर्डन नहीं लेना दिमाग पे। तो अब हमारे पास क्या है, मीन की बात करें तो मीन पे अब हमारे पास क्या है, कुछ अलग फार्मूले और भी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्या होता है, करेक्ट मीन का फार्मूला। अब इसमें जो आपको फार्मूला बताने वाला है, इसमें से सारी की सारी हमारे पास 4-5 टर्म यूज होगी। उसमें से अगर मान लो 5 टर्म यूज हो रही है तो उसमें से 4 टर्म दी होगी, कोई एक निकालने को बोलेगा तो वो चारों में से कोई भी 4 दी हो सकती है, कोई भी 5 भी निकालने को बोल सकता है। तो क्या है हमारे पास करेक्ट मीन का मतलब, इसका मतलब है इनकरेक्ट हमारे पास समेशन एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं ये वाली वैल्यू समेशन एक्स आई, हमने क्या कर देना है इनकरेक्ट, माइनस क्या कर देना है हमने इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू या आइटम कुछ भी लिख सकते हो आप, इनकरेक्ट वैल्यू प्लस क्या कर देना है करेक्ट जो होगी हमारे पास आइटम लिख दो, वैसे आइटम सही रहेगा क्योंकि आइटम एक के लिए होता है, वैल्यू टोटल के लिए होता है ना। तो हमारे पास क्या आ गया करेक्ट आइटम, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में, डिवाइड में हम कर देंगे एन। अब एन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ हमारे पास जितना भी नंबर होगा, अगर वो इंडिविजुअल में है तो सम ऑफ नंबर, सॉरी नंबर ऑफ टर्म, अगर हमारे पास क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी में तो सम ऑफ आ नंबर ऑफ टर्म। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से क्या होगा, क्या पूछ सकता है, एन पूछ सकता है, करेक्ट टर्म पूछ सकता है, इनकरेक्ट पूछ सकता है और हमारे पास इनकरेक्ट सम पूछ सकता है। तो इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। 3 वैल्यू दी होगी तो फोर्थ हमने निकाल लिया, मीन्स की करेक्ट मीन भी हमारे पास दिया होगा ना ये भी, तो इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जिसमें से 4 चीजें हमारे पास दी होगी कोई और 5 भी हमने निकालनी होती तो कुछ भी वो निकालने को बोल सकता है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन होगी वो आपसे निकल जाएगा, बस आप फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो ये है हमारे पास करेक्ट मीन का फार्मूला। अब इसके बाद एक और आता है हमारे पास फार्मूला, वो क्या है कंबाइंड मीन का। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर नहीं भी आए तो ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ज्यादा बार हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है हमारे पास, हो सकता है जो चीज नहीं है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उनका टाइम ही नहीं ना मिला। अब हमारे पास 2 बार एग्जाम हुआ है तो इसलिए हो सकता है कि नहीं डाला गया हो, लेकिन आ सकती है। तो कंबाइंड मीन है हमारे पास कि मीन हमने फार्मूला लिख दिया एक्स बार, मीन इज इक्वल टू क्या आ गया n1 x2 मीन, x1 मीन और n2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास क्या है कंबाइंड मीन का फार्मूला है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी कि मीन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सॉरी मीन की हमारे पास क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हम करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो करते हैं प्रॉपर्टीज। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है हमारे पास, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन देन उसका सम क्या होगा इज 0। क्या कह रहा है, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार देन समेशन आई वेरी फॉर 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब इसको समझो पहले ध्यान से, क्या कह रहा, कह रहे कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अब एन की जगह 10, 5 कुछ भी आ सकता है ना। मान लो हमारे पास 5 वैल्यू दी है 1 2 3 4 5, ये दिया मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, मीन्स कि इसका आंसर कह रहा है, मान लो कि मीन दिया 10, तो कह रहे कि जब उसमें से माइनस करेंगे ना, 1 में से 10 माइनस किया, 2 में से 10, 3 में, 4 में, 5 में से, सभी में से 10 करने पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा नीचे। आंसर आने के बाद उसका जो समेशन करेंगे ना सम इज इक्वल टू कह रहा है कि 0 होगा, मीन्स कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस दिया है उसका हमने मीन निकालना है, मीन को सभी में से माइनस करके उसका जो सम करेंगे वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा सीधी सीधी ऐसी प्रॉपर्टीज ही पूछ लेते हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है। अब हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अगर हम इफ वही एड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, आप दूसरी वैल्यू में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है। तो क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, कुछ भी कर रहे हैं फ्रॉम होल एक्स आई, देन मीन है जो हमारे पास एक्स बार,
मीन एक्स बार इज ऑल्सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन बाय दैट आइटम और वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि आइटम और वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों सेम ही बात है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी आइटम जो सीक्वेंस दी है उसको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हैं किसी एक्स आई में। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास 5 टर्म्स दी हैं, ये 5 आइटम्स दी हैं, 1 2 3 4 5। कह रहे कि अगर इसमें से हम ऐड करें, मान लो 2 ऐड कर रहे हैं, ईच आइटम बोल रहे हैं उसने फ्रॉम होल एक्स आई। अब जब पूरी की पूरी हमारे पास क्या है, एक्स आई दी है, तो इस पूरी में अगर मान लो 2 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसका मीन कितना है, मान लो 10 दिया है हमारे पास मीन इसका। तो कह रहा है कि इसका जो एक्स आई हमारे पास ऐड करेंगे हर एक में 2, मीन्स कि इसमें सभी में 2 ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो 12 बन जाएगा। अगर इसमें से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, जहां पे मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो जहां पे भी आंसर जो मीन आएगा वो भी मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 20। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी जिसकी भी आएगी ना, अभी प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है इसमें से। तो आपको क्या होगा, एग्जाम में सीक्वेंस दी होगी अब 5 या 10 नंबर की, तो आप अगर सोल्व करने को होगी 5 नंबर ही इसको सोल्व ही कर लेते, तो आपने ऐसा नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, वो कम से कम 1 मिनट लेगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा। मान लो यही दिया है, कहेगा कि ये हमारे पास दिया और मीन उसका मान लो 10 दिया है, पहले दिया हुआ है, जैसा दिया होगा मीन दिया है, और ये हमारे पास पूरी की पूरी सीक्वेंस दिया है। कह रहे कि हम इस पूरी वैल्यू में से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करने जाओगी, आप सिंपल ही है, इसको कर देंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10, तो आपको होगा कि सिंपल ही हम ऐड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने फिर भी कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा वो क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में। लेकिन अगर आपको पता है मीन 10 है और 2 से ईच वैल्यू करना, तो सीधा 20 आ रहा हो, तो पढ़ के क्वेश्चन ही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कितना 5 सेकंड लेगा पढ़ने में, तो अगर मुझे ज्यादा से 10 सेकंड ले लेगा अगर हमने मार्क भी करना है तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टीज को यूज जरूर करना है। आपने कभी भी नहीं कहना कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन छोटी है तो इसको हम ऐसे ही करें, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम ही बचाना है हमने किसी तरह से। बाकी क्वेश्चन हर कोई एग्जाम सोल्व कर लेगा, अगर उसको दिया जाए ना पूरा दिन, तो 150 में से वो हर कोई 130 या 140 लेके ही आए क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टाइम का डिपेंड होता है कि उस टाइम पे कोई प्रेशर किस तरह से उसको चैनलाइज कर पाता है। अगर वो कोई प्रेशर को सही तरह से ले लेगा तो वो आराम से एग्जाम कोई भी क्रैक कर सकता है, उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब इसके बाद आपको 3 वैल्यूज और याद रखनी है, जो कि हमारे पास सिंपल सी है। क्या है हमारे पास, मीन ऑफ अ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कह रहे कि अगर मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर आ जाए तो इस तरह से हमारे पास होता है कि जे n+1/2 होता है। अब आप कभी किसी ने ये नहीं कहना कि n+1/2 होता है, n वाला जे नहीं होता जब हम मीन की बात कर रहे हैं। सिंपल अगर हम बात कर रहे होते हैं ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर की, तो वो हमारे पास होता है n के साथ। अगर हमने मीन की बात की है, ठीक है ना, वो जो हमारे पास क्या होती थी, वो एवरेज होती थी। हमने ये चीज नहीं लेनी है, हमने n+1/2 है। तो अगर कहेगा कि मीन ऑफ हमारे पास निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, तो वो क्या आ गया 10+1/2, तो कितना आ गया 11/2, तो 5.5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मीन आ गया। अब आप कहोगे, आपको मान लो क्वेश्चन में क्या आएगा 5 नेचुरल नंबर ही आ जाए, तो आप कहोगे 5 तो थोड़ा ही सी है, ठीक है ना, तो हम ऐड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो वो गलत हो जाना है, क्योंकि आपने सिंपल करना है, सीधा फार्मूले का यूज करना है। तो ये क्या हो गया, n नेचुरल नंबर है हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। अब यही कह रहे हैं कि अगर मीन हमने निकालना है कितना, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास n। और यही अगर हमने करना है कि मीन निकालना है हमारे पास n इवन नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा n+1। तो ये तीनों याद रखने हैं, इन तीनों का यूज होना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो मैं आपको इसी फार्मूले का या इसी हमारे पास ट्रिक का यूज करके बताऊंगा, वो 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से करेंगे तो फिर भी वो 30 से 40 सेकंड लेगा। बाकी क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप खुद भी करोगे तो 1 मिनट के बीच में कर ही लोगे, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें भी आप जितना हो सके टाइम बचाओ। तो वहां पे टाइम कैसे बचेगा, अगर ये चीजें आपने याद रखी होंगी ऐसी, तो ये चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। तो अभी हमारे पास मीन की बात करें तो मीन से इतना ही आया हुआ है, ये काफी है, इनफ है।
इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा किस तरह से उसको टैगल कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी हमारे पास करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है मीडियन। अब मैंने बताया कि मैथमेटिकल में हमारे पास मीन ही होता है जिसकी 3 टाइप्स होती हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। अगर पोजीशनल की बात करें तो उसमें क्या आता है, मीडियन और मोड आता है। तो एग्जाम में सीधा मीडियन से भी पूछ सकता है कि पोजीशन हमारे पास मैथमेटिकल, पहले लिख लूं मैं, सेकंड क्या है, मीडियन। अब मीडियन की अगर बात करें तो क्या है, जो हमारे पास पोजीशनल एवरेज है। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा यही आ सकता है कि जो हमारे पास पोजीशनल एवरेज हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, मीडियन है। जब पूछ लेगा कि पोजीशनल एवरेज कौन है, तो मीडियन है। तो मीडियन पूछ लेगा तो कौन सी हो सकती है, 4 ऑप्शन हो गए, तो उसमें से पोजीशन एवरेज बोल सकते हो। अब मीडियन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द होल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन is a middle value of whole observation। तो मीडियन क्या होता है, हमारे पास कोई भी मिडल वैल्यू जो होगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन की, वही हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है। मान लो हमारे पास क्या दिया, जहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया, तो इसकी मिडल वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 दी है। तो इसका सीधी बात है कि मीडियन इसका कितना हो गया। अब मीडियन को किसको कैपिटल एम से लिखते हैं, तो सीधा मैं लिखूंगा मीडियन हमारे पास क्या हो गया, मिडल वैल्यू ऑफ होल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आ गई हमारे पास 3 होगी। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए होता है हमारे पास, मैंने बोला कि मीडियन हमारे पास जैसे 3 टाइप्स के होते हैं इसकी, जो भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो इंडिविजुअल के लिए अगर हम कर रहे हैं तो जो मिडल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन की आएगी। लेकिन यही अगर हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस के लिए करेंगे, तो तब हमें मिडल वैल्यू कैसे पता चलेगी, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना हमें। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास कुछ इसके स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से हमने मीडियन को टैकल करना है। तो मीडियन हमेशा जब भी हमने करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। ठीक है, या तो क्या करेंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी एक ऑर्डर में करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद मिडिल वैल्यू निकालनी है। इस तरह से कभी नहीं करना 5 3 1 2 इस तरह से दिया अगर, तो इसकी मिडिल वैल्यू आपको होगी 1 है, तो ये हमारे पास मीडियन है। ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना, पहले इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो 1 2 3 4 5, तो देखो जहां पे 1 आ रहा है, जहां पे 3 आ रहा है, लेकिन 3 सही है, 1 गलत है। तो इसलिए हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है जब भी हमने मीडियन और मोड की बात करनी है। तो मोड में भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियन में जरूर पड़ेगा फर्क। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या मैंने बोला, 3 तरह के होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हमारे पास क्या दिया है, डाटा दिया है अनग्रुप्ड, पहले क्या करेंगे, डेटा इज अनग्रुप्ड, मीन्स की ग्रुप्ड डाटा नहीं है। तो ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, डिस्क्रीज और कंटिन्यू। अनग्रुप्ड है मीन्स की जे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या आएगा, अब हमारे पास सबसे पहले तो वही रहेगा, अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग इन दोनों में करेंगे। अरेंज करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास 2 केस राइज होंगे, केस 1 और केस 2। तो क्या होगा, केस 1 जब हमारे पास जैसे मैंने 1 2 3 5 किया, तो 5 तक लगातार किए, तो वो कितने थे, 5। नंबर 5 क्या होता है, ओड। तो इसी तरह से हमने देखना कि वो नंबर जो आ रहे हैं वो इवन है कि ओड है। अगर इवन है तो अलग फार्मूला है, ओड है तो अलग फार्मूला है। और एग्जाम में इसी में से अनग्रुप्ड में से आता है 1 मार्क का क्वेश्चन, कभी भी ग्रुप्ड में से नहीं आएगा। उसमें से आपको जेईई नीट में आता है कई बार, क्योंकि वहां पे 4 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अदरवाइज 1 मार्क में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या आएगा, बस यही आएगा। तो केस राइज क्या है, पहले तो अगर हमारे पास क्या है, वो एन इज ओड, मीन्स की जो भी हमने नंबर ऑफ टर्म देखनी कितनी है, जैसे 5 थी तो वो ओड थी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में 2s टर्म हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या आ गया, इवन हो गया, तो इवन के लिए क्या करेंगे, सॉरी लिख दूं पहले मैं, n इज इवन। अगर इवन दिया है तो इवन के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, n/2s टर्म प्लस n/2 प्लस 1s टर्म डिवाइड में हमारे पास क्या कर दी थी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें अलग थ्योरी की लैंग्वेज, तो ये क्या होता है, मीन ऑफ अ मिडल टर्म एंड इट्स नेक्स्ट टर्म। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब और भी कई वे से इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या है, इवन है ना, 6 तक है, n इज इक्वल टू क्या होगा 6।
अब इसका n/2 करेंगे तो वो कितना हो गया 3, मीन्स की वो क्या हो गया n/2 किया तो 3 थर्ड टर्म और दूसरी क्या होगी फोर्थ टर्म, तो जो 4 होगी इन दोनों को सम करना है, डिवाइड में कर देना है 2 के, तो क्या हो गया 7/2, तो वो क्या बन गया 3.5, तो ये हमारे पास क्या बन गया मीडियन बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, बाकी इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, तो ना ही आपने उसको करने की जरूरत है, ना ही करने का आपको कोई फायदा है, तो इतना ही आप रखो बस। अब इसके बाद करते हैं हम जो अनग्रुप्ड डाटा था, अब हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप डाटा से मैंने आपको कहा कुछ नहीं आता, लेकिन फार्मूला आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन जिससे अप्लाई होता है तो फार्मूला सिंपल आपको पूछ सकते हैं, तो फार्मूला आपने जरूर याद रखना है। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा क्या है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए, तो ग्रुप्ड डाटा के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई I। अब इसमें से अगर हम बात करें कि क्या चीज क्या होती है तो नोट्स में मिल जाएगी वैसे आपको। ये हमारे पास क्या होती है लोअर लिमिट, जैसे मैंने कहा कि ये किसके लिए ग्रुप्ड के लिए, तो ग्रुप किसमें होता है क्लास इंटरवल में होता है 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से। अब इसमें जे वाली लोअर बाउंड चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल मान लो इस इंटरवल में आई है, तो इसका लोअर बाउंड हो गया 20 प्लस n/2 जितने नंबर ऑफ टर्म हो गए हमारे पास उसको डिवाइड कर देना है, माइनस CF क्या होता है जी क्लास इंटरवल के पीछे वाली टर्म जो होती है वो हमारे पास CF बनती है। आपको पता है F से CF निकलता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा कुछ या तो दिया होगा तो फिर तो पता निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर नहीं दिया तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा ही नहीं। तो ऐसे इसके लिए आपको कंफ्यूज करने वाली बात है कि आपको ज्यादा बर्डन लेने वाली, तो आपने लेना नहीं है वो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो क्लास इंटरवल वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी। आई क्या होता है इंटरवल, जैसे 10-10 का इसमें क्या है डिफरेंस आ रहा है, तो वो सारा होता है। बाकी आई होप आपको पता ही होगा, 10 से स्टार्ट हो जाती है जो चीजें। सॉरी फार्मूला भी कर दिया रहा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई I, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब ये हमारे पास क्या है मीडियन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे मोड, तो मोड करना है। मोड का भी हमारे पास सिंपल सा है, तो वो भी हमारे पास 10 मिनट कम नहीं है। अब हम करते हैं थर्ड मोड। आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी डिटेल में समझा रहा हूँ, और सारी की सारी चीजें सिंपल है, तो आपको काफी अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि साथ साथ में आपने पढ़ी होगी तो याद भी हो रही होगी, है ही नहीं इसमें कुछ। अब मोड है, इसका सिंबल क्या होता है Z। और मोड की हम अगर बात करें तो मोड हमारे पास मैंने क्या बोला कि ये भी क्या है हमारे पास पोजीशनल एवरेज है। तो ये चीज मत भूलना आप, मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज कौन सी होती है। तो ये पोजीशनल एवरेज है, सिंपल सा जैसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद क्या है मोड की अगर डेफिनेशन बात करें तो मोड क्या होता है, मोड इज दैट वैल्यू इन सीरीज दैट अकर फ्रीक्वेंटली। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंटली लिखना था वैसे ये तो फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अब मान लो जी हमारे पास क्या दिया 1 2 3 4 5 दिया। अब इसमें से क्या है 1 आ रहा है 7 टाइम, 2 आ रहा है 5 टाइम, 3 आ रहा है 8 टाइम, 4 आ रहा है 2 टाइम और 5 आ रहा है 1 टाइम। अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या है एक्स है और जे एफ है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मीन्स की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी 8 है ना, तो 8 फ्रीक्वेंसी किसकी है 3 की है, तो मोड क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है। ये भी किसके लिए है हमारे पास, ये कभी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। वैसे अगर आप देखो तो इंडिविजुअल के लिए कर सकते हो। सिंपल क्या दिया होगा 1 2 1 2 1 2 इस तरह का कुछ भी दिया होगा, उसमें से देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मोड हो जाएगा। ये भी सेम ही बात है ना, मान लो 1 जहां से हमने काउंट किया तो आ गया 7 टाइम, 2 हमने काउंट किया जहां से 5 टाइम आ गया, 3 आ गया 8 टाइम। अब 8 सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है तो 3 सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है 8 बार आ रहा है, तो ये हमारे पास 3 क्या बन गया मोड बन गया। अब कभी भी आपने ये नहीं करना कि फ्रीक्वेंसी वाले का आंसर आर सबसे 8 मीन्स की 8 टाइम आ रहा है 3 तो 8 आंसर आ गए। ये ध्यान रखना है, ये गलती करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में। फ्रीक्वेंसी बड़ी है जिसकी वो तो हमारे पास ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो वही आंसर नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो वैल्यू हमारे पास मीन्स की 3 वैल्यू है जो हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हमारे पास जो वैल्यू 3 है वही हमारे पास मोड है, ना कि हमारे पास 8। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या था हमारे पास मोड। अब मोड के हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ये तो सिंपल के लिए आपने मैंने बता दिया, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के लिए सेम यही बात होगी। अगर हम बात करें क्लास इंटरवल के लिए जो कि है ग्रुप्ड डाटा, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मोड का फार्मूला क्या होता है,
मोड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई आई। अब आपको जब भी एग्जाम में अगर जहाँ तो दिया नहीं होगा जे, अगर देंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारी की सारी वैल्यूज दी होगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी नहीं दी होगी। उसको बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा तो आपने सीधा आंसर निकाल लेना। लेकिन अगर आपको वहां पे जो फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आपको सारी वैल्यूज भी दी होगी तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वैल्यूज दी हुई है ना तो फिर भी आप करने में कम से कम 20 से 30 सेकंड तो लगेंगे, इतनी कैलकुलेशन बड़ी है। सिंपल से सिंपल भी आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तो कहीं नहीं गए, फिर भी लगेंगे। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर वैल्यू देने के साथ भी आ जाए, क्योंकि वो आपको ये चेक कर सकते हैं कि आपको आता है कि नहीं फार्मूला। तो ये चीज़ हो सकती है, बाकी इसमें से ऐसे नहीं आएगा। अब हमने क्या कर लिया है, मीन मीडियन और मोड हमने कर लिया फिनिश। अब जो हमारे पास क्या था, मैंने बोला सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो एवरेज होती है, जो वो 3 टाइप की होती है। क्या होती है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कमर्शियल एवरेज। अब इसमें से मैथमेटिकल में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जब बोल सकते हो कि मीन आता है। अब दूसरी की बात करें तो दूसरे में क्या आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। और थर्ड कमर्शियल है जो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा था मीन मीडियन मोड। अब इसका क्या आता है, रिलेशन आता है, और रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और वैसे भी वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन, अब मैं सिंपल लिखूंगा सीधा, मीन मीडियन और मोड। तो ये तीनों के बीच में हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप होता क्या है, तो ये क्या होता है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन। अगर इसको आपने सिंपल याद रखने के लिए इसको करना है तो शॉर्ट में इसका फार्मूले के साथ लिख सकते हो, z इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीन 3 टाइम m माइनस 2 टाइम ऑफ x बार। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको इम्पेरिकल रिलेशन भी बोलते हैं। ये तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, मीन मीडियन और मोड। अगर मान लो एग्जाम में आपको बोला ही नहीं कि मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, उसने बोला कि सीधा रिलेशनशिप इम्पेरिकल। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको नाम लिख देता हूं पहले, तो इम्पेरिकल रिलेशन। तो इम्पेरिकल रिलेशन किसको बोलते हैं, जो रिलेशन हमारे पास मीन मीडियन और मोड के बीच में होता है वो क्या होता है, इम्पेरिकल रिलेशन होता है। अगर आपको लाइट लग रहा होगा तो नोट्स में मिल जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या था हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास था किनके बीच में, मीन मीडियन और मोड के बीच में। अब हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है मीडियन और मोड को लेकर। जैसे मीन की तो मैंने प्रॉपर्टीज करवा दी, मीडियन और मोड की क्या है, सेम है, दोनों की एक जैसी है, तो इसलिए मैंने एक साथ करवाने लगा हूं। तो वो प्रॉपर्टीज करते हैं, उसको क्या बोल सकते हो आप, प्रॉपर्टीज बोल लो या रिजल्ट बोल लो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो हमने करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आएगा, जो हम आई थिंक अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वो अगली ज्यादा छोटी बन जाएगी वीडियो। तो कम से कम अभी आपका हाफ, तो फिर उसके बाद पढ़ाई होगा। तो पहले हम रिलेशन करते हैं, आई थिंक तब तक काफी टाइम हो जाएगा। तो इसको सीधा रिजल्ट मान लो आप, जब इसको प्रॉपर्टीज लिख लो, कुछ भी लिखना जो। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, क्या कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैं बताता हूं क्या होता है, पहले लिख लो आप, अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब जहां पे मैंने क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन लिखा है ना, तो आप इसको सीधा मीन भी लिख सकते हो सिर्फ, क्योंकि मीन हम मोस्टली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन को मान के चलते हैं। अगर हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक के लिए, अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक कुछ भी आ जाए सेम है, जिसकी प्रॉपर्टी का नाम जब सिंपल मीन आ जाए फिर भी सेम है। अब क्या है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड। ओपन एंड का मतलब क्या था, अगर आपको पता हो 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से क्लास इंटरवल होते हैं, तो इसका अगर हमने क्या निकालना होता है, CF जब हम निकालते हैं इसका, तो क्या निकालते हैं, हम क्या लिखते हैं, 20 अबव 30 अबव। अब हमारे पास 30 अबव, अगर मान लो लास्ट हमारे पास क्या है 100 अबव है। अब 100 अबव तो क्या जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा,
तो अगर कोई चीज इनफाइनाइट जा रही है तो ओपन एंड नहीं चली जाती, ए से लेकर मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये ओपन एंड नहीं हो गया। तो ये ओपन एंड कह रहा है कि हमारे पास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड, मीन्स कि अगर अबाउट 20 या लेस देन 20 या लेस 30 इस तरह ये क्वेश्चन आ गया ना अगर हमारे पास, तो उसके लिए कभी भी मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में अगर सीधा ऐसे दिया ना अबाउट 10 अबाउट 20 और उसने बोला कि मीन निकालो इसका, तो कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा कि कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, जो डिटरमिन नहीं है जो हमारे पास, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ऐसा ही आएगा वहां क्वेश्चन में। तो ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। और जो एग्जाम्पल वगैरह आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, वहां आपको सीधा मिलेगा, तो इसलिए वीडियो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज मैं सिंपल सीधा नोट्स कईयों को बाय किया ना मैंने 4000, क्या बोलना था मैंने, हाँ 4000 में कईयों ने मेरे से नोट्स ही लिए जैसे, तो क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही। तो अब देखो आप जैसे ले रहे हो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो आप, 2000 ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च किया है अगर आपने, तो समझ में तो आएगा ना। अदरवाइज नोट्स का अगर किसी को लगता है खुद लेने से समझ आ जाए तो फिर तो टीचर की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ में समझना जरूरी होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्या है, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको मैंने बताया था कि मीडियन में हमारे पास क्या करते हैं, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और हमने बस मिड वैल्यू जो होती है वही मीडियन होता है। अब मिड वैल्यू के आगे पीछे अगर हम देखें, जहां मान लो 1 1 1 1 1 दिया है, जहां हमारे पास दिया है मान लो 3 3 3 3 यही दिया है, और बीच में हमारे पास कहीं पे 10 दिया है, तो अगर हमारे पास हम क्या निकालेंगे, बीच वाली वैल्यू को देखना ना हमने, तो बीच वाली वैल्यू 10 है तो हम कह देंगे इसका मीडियन 10 है। लेकिन अगर हम देखो कि अगर ये 10 जहां पे भी आ जाता, जहां पे 1 आ जाता, तो इसका मीडियन क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो देखो एक वैल्यू इंटरचेंज होने पे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में। तो कह रहे हैं मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कि जो बाकी की जे वाली ऑब्जर्वेशन और जे वाली जो ऑब्जर्वेशन है इस पे तो जो डिपेंड ही नहीं है, इस पे तो कोई बेस ही नहीं है इसका। तो जो सिर्फ हाफ वैल्यू जो हमारे पास मिड वैल्यू उस पे बेस्ड है सिर्फ। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स की सारी ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं है हमारे पास। तो ये मैंने बताना था, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको आई तो। अब थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, मीडियन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो ओपन एंड के लिए हमारे पास क्या होती है, मीन नहीं होती है। तो अगर कहे कि सबसे बढ़िया कौन सी होती है तो मीडियन होती है। तो मीडियन इज मोस्ट appropriate for open end classification। आप लिख लेना पूरा ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास इसमें मैंने बताया कि ओपन एंड नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ओपन एंड के साथ हो सकता है। तो मैंने बताया भी था जब भी मैं आपको मीडियन अभी करवाया, तो मैंने बताया कि ओपन एंड के लिए किस तरह से हो सकता है, क्योंकि मीडियन में क्या आता है, CF तो आता है ना फार्मूले में, तो CF तभी आता है कि 10 अबाउ 30 अबाउ या लेस दिया हो। तो इस तरह से वैल्यू जब दी होती है तो तभी हमारे पास वो क्या करते हैं, अबव या बिलो वाली वैल्यूज आती हैं। तो इसलिए मीडियन के लिए अप्रोप्रिएट है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एक ज्योमेट्रिक मीन है एंड हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन को अगर छोड़ दें तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आर बेस्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ अ एवरेज रेट एंड एवरेज स्पीड ऑफ रेशो। मीन्स की सीधा आप लिख लो कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किसके लिए होता है, एवरेज रेट निकालना हो हमने उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया होता है, जहां हमारे पास क्या निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, जहां हमारे पास रेशो निकालनी हो। तो इन तीन को लिए हमारे पास क्या होता है, ये टॉपिक सबसे ज्यादा सही है। मीन्स की अगर हमने ये तीनों वैल्यूज निकालनी है, इन तीनों को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक सबसे आसान है, इसकी वजह से हमारे पास जल्दी निकल जाएगा। तो अगर वो आ जाए आपको कि एवरेज स्पीड या रेशो किसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये मान के चलो, अगर आप तो जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन है सीधे इस तरह से आपको सीधी एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं ये चीजें। तो जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट लग रही है मैं सारी बता रहा हूँ। इफ एनी वैल्यू इन सेट इज 0, कह रहे कि अगर हमारे पास जैसे मान लो 1 2 3 कुछ भी दिया था ना, उसमें कह रहेगा अगर एक भी वैल्यू 0 और नेगेटिव, उनमें से अगर एक भी वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाएगी, देन ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और आपको पता भी है कि ये क्यों नहीं कैलकुलेटेड होता ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि उसके डिवाइड में होता है। तो अगर डिवाइड में 0 आ गया तो कभी भी हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक भी वैल्यू 0 होगी या नेगेटिव होगी तो इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेटेड नहीं हो पाएगा।
क्योंकि स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट में 0 में नहीं निकलता और स्क्वायर रूट में माइनस करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू चली जाएगी। इसलिए हमारे पास कभी भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेटर नहीं होता अगर 0 या नेगेटिव वैल्यू थी हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास 6 हमारे पास क्या दिया है, 6 कह रहा है ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल इन सेट। सीधे आप लिख लो, कह रहा है कि अगर हमारे पास ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल दी है, ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल दी है अगर हमारे पास, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो जाएगा, और ये तीनों तो मीन ही है ना, तो मीन इक्वल टू मीडियन की हो जाएगा और मीडियन इक्वल टू मोड की हो जाएगा। मीन्स की जो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी अगर हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है वो क्या दी है, इक्वल दी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और ये सारा का सारा क्या था हमारे पास मीन के लिए रिगार्डिंग था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अब ये सारा का सारा क्या था, सेंटर टेंडेंसी में मीन मीडियन और मोड था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सिलेबस में वो क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर ही लेते हैं क्योंकि टाइम काफी पड़ा है अभी। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पहले हम हेडिंग लिखते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है हमारे पास, तो वो देखते हैं हम। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या कह रहा है हमारे पास, डिस्पर्जन मीन स्कैटरनेस इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लो कि 1 1 1 जहां पे आ गया, जहां 10 आ गया, फिर जहां पे 3 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब सिंपल चल रहा है, मान लो इधर हम देख के चले इसी तरह ग्राफ में, जब 1 1 1 1 चल रहा है, फिर सीधा 10 पे गया, फिर हमारे पास सीधा कहां पे आ गया, 3 पे 3 चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर तो हमारे पास थोड़ा वो होता इस तरह से चले तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरह से वेव चल रही हो, कहीं पे जाके ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास जो इतना बड़ा स्कैटर हो रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो चीज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन हो रही है। कि एकदम क्या हो गया, वो डिस्पर्ज हो गया अपनी पोजीशन से, जहां थोड़ा सा हुआ था इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इस तरह से जो डिस्पर्जन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कि हमने वही मेजर करने की कितना ज्यादा दूर जा रहा है वो, कि हमारे पास मान लो मीन में तो सभी वैल्यूज यूज होती है, मीडियन और मोड में तो सभी वैल्यूज यूज ही नहीं होती। तो बाकी वैल्यूज का अगर हमारे पास डिस्पर्जन जितना मर्जी बड़ा हो या कम हो तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता आंसर में, तो वो चीज गलत बन जाती है। उसी को हमने देखना होता है, मेजर करना होता है कि कितना वो डिस्पर्ज हुआ, कितना वो स्कैटर हुआ है। ठीक है, तो वो नोट्स में आप देख लेना इसका डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्जन मीन्स स्कैटरनेस इन ऑब्जर्वेशन, की जो ऑब्जर्वेशन में स्कैटरनेस की सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो ज्यादा वो होती हैं, अगर हिंदी में बात करें सीधी उतार चढ़ाव है, तो ये होती है हमारे पास। अब हमारे पास इसमें याद रखने वाला क्या है, कह रहे कि अगर लेस डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन क्या होगा हमारे पास, लेस होगा डिस्पर्जन। अगर हमारे पास लेस डिस्पर्जन होगा तो उससे हमारे पास मतलब फायदा क्या होगा कि वो क्या होगा, मोर रिलायबल होगा और मोर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, वो मोर रिलायबल एंड मोर यूनिफॉर्म। तो जो सिंपल सी बात है ना, मैंने अभी आपको बताई कि अगर हमारे पास उसमें क्या है, डिफरेंस कम आ रहा है तो वो रिलायबल ज्यादा होगा, लेकिन अगर उसमें इतना डिफरेंस आ गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर जहां पे वैल्यू है कोई तो वो हमारे पास सही होगी। हो सकता है कि वो आंसर में गलत हो, लेकिन हमारे पास हमने निकालनी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू में जाके अगर वो ऊपर चला गया, डिस्पर्ज हो गया, तो उस वजह से हमारे पास मोर रिलायबल नहीं हो पाएगा। तो अगर लेस डिस्पर्जन होगा तो हमारे पास रिलायबल ज्यादा होगा वो, और ज्यादा मोर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। और ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में आया हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। अब इसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, कि 2 टाइप्स के हमारे पास डिस्पर्जन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन की 2 टाइप्स हैं, और एग्जाम में जो आपको है ना, जो फर्स्ट टाइप ही है, लेकिन मैं फिर भी दोनों बता देता हूं। तो पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, वो है एब्सोल्यूट। और हमारे पास फर्स्ट टाइप अगर आपकी ना आ गई ना, तो सेकंड हमारे पास सेम ही होती है, वैसे फर्क नहीं है। तो पहले मैं फर्स्ट टाइप ही करवाऊंगा, बाद में आपको थोड़ी सी एडिशन करवानी है बस उसमें, वो सेकंड टाइप बन जाती है। तो सेकंड क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर आ गया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दूसरा क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव पूरा लिख लेना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो MOD भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना, कहीं पे मैंने देखा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, MOD भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये 2 होते हैं। अब सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की करेंगे।
रिलेटिव में थोड़ा सा चेंज होगा, वैसे सिलेबस में नहीं, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट में क्या है, तो इसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, चारों ही चारों। तो मैं बता दूं आपको, पहले इसको स्टार मार्क कर लो। इसको एग्जाम में 2 बार एक ही क्वेश्चन आया हुआ है इसकी टाइप से, तो इसलिए आपकी इसकी टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली क्या है हमारे पास, रेंज। दूसरी क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपको मैं बता दूं साथ में कि इसको क्यूडी भी लिखते हैं, और मैं क्यूडी ही लिखूंगा अब, ठीक है। तो जहां से आप देख लो क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन को लिखते हैं एमडी। और जो मैं खुद से नहीं लिख रहा, प्रोफेसर नाम इसके सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, बोल बोल के गला थक गया मैं। इसकी नोटेशन होती है, जो क्वार्टाइल डेविएशन को क्यूडी लिखते हैं और मीन डेविएशन को एमडी लिखते हैं। और इसके बाद जो लास्ट फोर्थ है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डेविएशन यही है कि जो कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिस्पर्ज हो रहा है, कितना स्कैटर हो रहा है। तो तीनों सेम ही बात है, लेकिन लिखने का अलग अलग वे है। जो भी मैथमेटिशियन दिया तो वो लिखना ही वही पड़ेगा हमें। तो ये क्या है हमारे पास, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 टाइप्स हैं। अब एक एक करके हम सारों टाइप्स करते हैं, जितनी आज होती ठीक है, बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी करेंगे हम। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाली, रेंज। तो ये साथ में आपको नोट्स में इसी तरह से मिल जाएगा आपको सीक्वेंस वाइज में, तो वहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो रेंज, अब रेंज हमारे पास 2016 और 2017 दोनों में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, मीन्स कि इसकी डेफिनेशन ही आई हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों बार इसकी क्या आई है, डेफिनेशन ही आई है रेंज की एग्जाम में। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बनती है चीज। तो क्या है हमारे पास रेंज, तो रेंज की डेफिनेशन लिख लो, रेंज इज, मेरा मार्कर भी खत्म हो गया आई थिंक। रेंज इज क्या है हमारे पास, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, लार्ज वैल्यू भी बोल सकते हैं, एंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो क्या कह रहा है हमारे पास, रेंज क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम को हम लार्ज वैल्यू भी लिख सकते हैं और मिनिमम को हम स्मॉल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फार्मूले में हमारे पास इसी तरह से यूज हुआ है। तो क्या है रेंज का फार्मूला, अगर हम देखें तो रेंज इज इक्वल टू क्या है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो यही हमारे पास फार्मूला एग्जाम में, वैसे जो डेफिनेशन 2 बार आई हुई है, उन्होंने लिखा था डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो वो रेंज होता है, क्वार्टाइल होता है, मीन डेविएशन होता है, कौन सा डेविएशन होता है, तो वो हमारे पास रेंज होती है। तो ये हमारे पास होता था मेजर और डिस्पर्जन की टाइप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आई हुई, तो इसको ज्यादा आपने जरूर रखना है और कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है इसके बाद, पहले हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। अब रेंज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेंज की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करते हैं, यही करते हैं। मार्कर खत्म हो गया, अब मेरे पास होगा भी नहीं, तो यही करते हैं, कहीं था फिनिश। प्रॉपर्टीज क्या है, रेंज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो कैन नॉट बी नेगेटिव। कह रहे हैं कि रेंज हमारे पास क्या हो सकता है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव हमारे पास रेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। रेंज में सब हमारे पास देखो ना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी में से छोटी निकालेंगे, तो जहां तो हो सकता है बड़ी और छोटी सेम हो तो जीरो आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो बड़ी में से छोटी निकाली पॉजिटिव है। कभी भी हो सकता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी निकालो और माइनस आ जाए, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए रेंज हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, सॉरी पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज ऑब्वियस चीज ना एग्जाम में भूल जाती है, इसलिए मैं चीजें जो प्रॉपर्टी करवाता हूँ कि सिंपल सी ऐसी ही चीज एग्जाम में पूछ लेते हैं वो। तो सेकंड हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास क्या है, जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेंज हमारे पास रिमेन अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या होता है, अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है दूसरा मैं पहले बता दूं, और अफेक्ट कब होती है, अफेक्टेड होती है चेंज ऑफ स्केल। तो अब हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा
क्योंकि ये हमारे पास चारों की टाइप में, मीन में, क्वार्टाइल में, रेंज में और स्टैंडर्ड, जब चारों में आएगा उसके बाद मीन मीडियन का भी आएगा चेंज ऑफ रीजन क्या होता है। तो मैं अलग से आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको जहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो जब ये चारों टाइप्स खत्म होती है तो फिर मैं आपको ये चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल समझाता हूँ कि होता क्या है। अभी के लिए इतना आप समझ लो कि क्या कह रहा है हमारे पास, ड्यू टू चेंज ऑफ रीजन हमारे पास अनइफेक्टेड है। चेंज ऑफ रीजन का मतलब लगा लो आप प्लस और माइनस है, और स्केल का मतलब लगा लो मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो अब इसमें कहने वाला क्या है, मतलब ऐसे कह रहा है कि अनइफेक्टेड मीन्स कि अगर हम रेंज में क्या कर दें, कोई चीज ऐड कर दें या कोई चीज माइनस कर दें तो रेंज हमारे पास सेम रहती है, कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। ऐसा कह रहा है कि अगर सारी वैल्यू में, मान लो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक का कोई वैल्यू दी है, अगर पूरी वैल्यू में कोई चीज हम प्लस कर देते हैं या कोई चीज माइनस कर देते हैं तो आंसर रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर पूरी वैल्यू में हम रेंज में मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ या कुछ ना कुछ डिवाइड कर देते हैं तो तब हमारे पास चेंज ऑफ स्केल में क्या आएगा, इफेक्टेड मीन्स कि उसमें फर्क आएगा। इसका मतलब है कि वो चेंज होगी, तो वो चेंज होगी। इस बस यही समझाना था वैसे, लेकिन बाद में एग्जांपल से मैं अलग से समझा दूंगा। बाकी मतलब यही है इसका। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस है, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड है, इतना याद रखो बस। तो क्या हो गया हमारे पास, जब प्लस या माइनस करेंगे, चलो एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 ये मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमने मान लो 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 2, जहां पे अगर ऐड किया 4, सॉरी 2 ऐड करना जहां 3 बनेगा, जहां पे हमने किया 4 5 6 7 ये हो गया। अब कह रहे कि इसमें इसकी रेंज देखो तो 5 - 1 कितना हो गया 4, इसमें देखो तो 7 - 3 कितना हो गया 4। तो देखो जहां भी रेंज 4 जहां भी रेंज 4। इसी तरह कह रहा है कि हमने कोई चीज अगर 1 ऐड कर दिया सभी में, अगर 2 कर दे, कोई भी सेम चीज अगर पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, पूरी की फ्रीक्वेंसी में सॉरी सीक्वेंस में माइनस करेंगे तो रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यही अगर हम मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करो, जहां 2 आ गया 4 6 8 और 10, अब 10 - 2 कितना आ गया 8। तो देखो गलत हो गया ना, जहां पे 4 आ रहा था रेंज, जहां पे 8 बन गई है। तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हमारे पास गलत होगा, वो चेंज आएगा। माइनस और प्लस करने पे हमारे पास चेंज नहीं आएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, आपको बड़ी सी वैल्यू 10 नंबर की दे देंगे, कहेंगे कि इसमें ऐड कर दो 2 सभी में ऐड कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, कोई भी कर दो, हमें फर्क थोड़ी ना। अगर मान लो इसमें कहता है कि 100 ही ऐड कर दो, 100 ऐड करने के बाद कहेगा रेंज क्या आएगी, तो हमें तो फर्क ही नहीं है, कुछ जो मर्जी ऐड कर, हमें पता है कि ऐड माइनस करने पर रेंज में फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी ऐड करवाते रहे, चाहे पॉइंट में करवा दें ऐड, तो क्या होगा हमारे पास रेंज तो सेम रहेगी। तो रेंज उसने पहले दी होगी कि गिवन सीक्वेंस की रेंज इतनी है, ऐड करने के बाद सीक्वेंस की रेंज कितनी होगी, तो वो भी सेम ही होगी हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारे पास था इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान में आपने रखना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी है हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से रह गया, एक रह गया क्वार्टाइल डेविएशन, अब मैं कर ही देता लेकिन मार्कर हो गया खत्म। एक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। इसके बाद भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग तरह से एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो भी सारे करने हैं। तो आई थिंक 30-40 मिनट की और बन जाएगी, तो एक वीडियो आराम से और बननी जानी है इस पर भी। तो अभी के लिए इतना ही, सिलेबस हमारे पास फिनिश हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे वो कॉल कर सकता है, जैसे कि आपको पता ही है नंबर मेरा 8699337127। तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। कोई भी अगर डाउट आ रहा है, आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, उसको आप बता सकते हो। अगर किसी ने जी बैच ज्वाइन करना हो तो वो कर सकता है। बाकी आपको पता है कि अगर कोई बैच ज्वाइन करता है तो उसको 500 का कंसेशन भी मिलेगा, या उसको जब भी हम न्यू करेंगे सीरीज करेंगे, जो भी हमारे पास एमसीक्यू की न्यू सीरीज आएगी जो भी, तो उसमें भी उसको कंसेशन मिल सकता है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा चैनल शेयर होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है ना। आपको भी उतना ही ज़्यादा मैं ओपन में फ्री में करवा सकूँगा एमसीक्यू। इसके अलावा 11th 12th की हमारे पास ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी किसी ने करनी हो अगर, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी हमारे पास क्या रह गया, मीन मीडियन। एक चीज मैं और बता दूं, 1 मिनट। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। ये करने के बाद मैंने बोला कि दूसरी टाइप क्या होती है इसकी, रिलेटिव। एक तो मैंने क्या बोला था आपको कि 2 टाइप्स के होते हैं ना, मेजर और डिवर्जन। दूसरी क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव का क्या बोलते हैं, कफिशिएंट ऑफ भी बोलते हैं, जैसे कफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो जो इसका कफिशिएंट होता है ना, वही हमारे पास क्या आता है, रिलेटिव। हमारे पास डिस्पर्जन आ जाती है दूसरी,
ठीक है, एक तो वो होती है। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास क्या रह जाना है, कोरिलेशन जो रिग्रेशन, ठीक है ना। कोरिलेशन को अब होता है आर के साथ डिनोट करते हैं, उसमें से सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। और दूसरा क्या है, रिग्रेशन है। रिग्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ज्यादा, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है थोड़ा बहुत। बाद में उसके सभी का कंपैरिजन करेंगे, जैसे मीन मीडियन मोड का किया, उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, इसका कंपैरिजन होगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई है, इसको क्या करो, लाइक कर दो, और हमारे पास चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।